मणिपुर जल रहा है। 2 महीने से ऊपर हो गए हैं इस बात को, और हर दिन फ्रेश वायलेंस आज भी रिपोर्ट हो रही है। एक 140 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। 140 लोग। एक बार सोच कर देखना इस नंबर को। पता नहीं किसने लगाई आग घरों में। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। 3 मई को शुरू हुई हिंसा की चिंगारी लगातार सुलग रही है। जान माल का ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई सालों तक नहीं हो पाएगी। किसने भड़काई आग दिलों में, किसने फूंक दिया इंसानियत होने की आखिरी उम्मीद को, तो पायों की दुनिया को किसने जंगल में बदल दिया। मगर हाथों में कुदाल, कलम और कंप्यूटर लेकर चलने वाले लोगों ने बंदूकें उठा ली। अब तक आपने डेफिनेटली सुन लिया होगा कि यहाँ पर कोई 2 ट्राइबल्स है, इनके बीच की लड़ाई है, कुछ रिजर्वेशन का भी इशू है। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है। इसकी जो स्टोरी है वो बहुत डिटेल्ड है। पूरी हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी है वो इतनी ज़्यादा डीप है कि सोर्स के 1% पार्ट का भी आपको अंदाजा नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो में मैं बहुत डीप डाइव करने वाला हूँ। पता नहीं किसने घरों में आग लगाई। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। 3 मई को शुरू हुई चिंगारी लगातार सुलग रही है। जान माल का ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई सालों तक नहीं हो पाएगी। इस सब के बारे में जानने से पहले यह जरूर जान ले कि ये स्टेट क्या है, क्योंकि आमतौर पर हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको अगर मैं भारत का एक ब्लैंक नक्शा पकड़ा दूं और बोल दूं मणिपुर कहाँ है दिखाओ, तो शायद पॉइंट नहीं कर पाएंगे। भारत के मैप में अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखें तो यहाँ पर 7 स्टेट दिखाई देते हैं जिन्हें 7 सिस्टर बोला जाता है, और इनमें से ही एक है मणिपुर। मणिपुर 3 तरफ से तो भारतीय स्टेट नागालैंड, आसाम और मिजोरम से घिरा है, वहीं चौथी तरफ म्यांमार पड़ता है जिसके साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। यह बॉर्डर हमारी स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एक्सप्लेन करूंगा। मणिपुर को एक बार नेहरू जी ने भारत का ज्वेल भी कह दिया था, यानी भारत का रत्न। ऐसा इसलिए क्योंकि मणिपुर ज्योग्राफिकल चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ 7 पहाड़ियां हैं जिसके बीच में एक वैली है, और वह वैली एकदम ओवल शेप की है जो कि ज्वेल की तरह दिखाई देती है। अब नेचुरल ब्यूटी तो आ गई है, उसके साथ साथ सपोर्टिंग टैलेंट भी बेमिसाल है। बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग में मणिपुर से इतने ओलंपिक मेडल आ जाते हैं कि इस पर एक एनालिसिस करते हुए आर्टिकल लिखे जाते हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। मणिपुर भारत का हिस्सा कैसे बना, यह भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके बैकड्रॉप में आपको 2 मेजर वॉर्स भी मिलेंगे, और इस स्टोरी का भी डायरेक्ट कनेक्शन करंट वायलेंस से है जो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। मणिपुर पहले एक सेपरेट किंगडम था और म्यांमार के साथ यह बॉर्डर शेयर करता है। तब म्यांमार का नाम बर्मा हुआ करता था। मणिपुर और बर्मा दोनों किंगडम थे और उनके बीच में भी वॉर होती थी, लेकिन बर्मा ने मणिपुर पर काफी बड़ा अटैक, जिसके बाद 7 साल तक लड़ाई चली। इसके बाद ब्रिटिशर ने मणिपुर के किंग को सपोर्ट करने और बर्मा को हराया, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने मणिपुर पर अपना ही कंट्रोल जमा लिया। इसके अगेंस्ट में मणिपुर एंग्लो वॉर भी हुआ। 91 में अब ब्रिटिशर्स के पास बंदूक और बारूद थे और मणिपुर के लोगों के पास सिर्फ तीर कमान, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने यहाँ जीत हासिल कर ली। बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम मणिपुर के जो किंग थे वो ब्रिटिशर्स के सपोर्टर थे और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज जापान के साथ थी। जापान की आर्मी ने वर्मा के रास्ते मणिपुर में एंट्री कर ली और मणिपुर का ही मोरान वह जगह बनी जहां पूरे भारत में पहली बार को तिरंगा लहराया गया। लेकिन फिर इम्फाल पहुंचने से पहले ही ब्रिटिशर्स ने उन्हें रोक दिया। भारत आजाद हुआ। यहाँ के राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज पर साइन करा। 62 में एक यूनियन टेरिटरी बना और सर्वेंट टू मणिपुर को स्टेट का दर्जा दे दिया गया। अब यह तो हुई बात कि मणिपुर के साथ बाकी लोगों की क्या वॉर चल रही थी, लेकिन जब यह सब कुछ चल रहा था तब मणिपुर के अंदर भी एक लड़ाई चल रही थी।
यह लड़ाई बिल्कुल वॉल्केनो की तरह काफी पुरानी है और कभी कभी इसके अंदर से लावा बाहर निकल कर आता रहता और इसी की एक झलक पिछले 2 महीने से पूरा देश देख रहा है। यह कौन सी लड़ाई है, इसको समझने के लिए हमें एक बार फिर से हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इस बार मणिपुर के बाहर नहीं, मणिपुर के अंदर जाना पड़ेगा। मैंने बताया था मणिपुर एक ज्वेल है, चारों तरफ पहाड़ियों है और बीच में वैली है। बस यही वैली और हिल्स के बीच में रहने वाले के बीच वहां एक क्लैश हुआ। मणिपुर बेसिकली 2 क्लियरली डिफरेंट रीजन में डिवाइडेड है। 90% जो मणिपुर का एरिया है वह हिल रीजन। यहाँ पर नागा और कुकी ट्राइबल्स रहते जो कि डोमिनेंट क्रिश्चियन लोग हैं। बाकी जो 10% एरिया बचता है उसमें मैतेई ट्राइबल के लोग रहते हैं जो कि डोमिनेंट हिंदू हैं। इसमें से कुछ बुद्धिस्ट और मुस्लिम भी हैं। नागा और कुकी ये एक ट्राइबल लोग। नागा और कुकी की टोटल पॉपुलेशन स्टेट में 45%, मगर इनके पास 90% एरिया। वही मैती की टोटल पॉपुलेशन 55% है, लेकिन यह सिर्फ स्टेट के 10% एरिया में ही रहते और ये लोग हिल्स में जमीन नहीं खरीद सकते। लेकिन मैती के पास एक पावर है, वह है पॉलिटिकल पावर। क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए मणिपुर की जो स्टेट असेंबली है उसमें जो 60 सीट आती उनमें से 40 सीट वैली रीजन से ही और बाकी 20 सीट आती है हिल रीजन से। अब सारी लड़ाई बस इस बात की है कि वैली में रहने वाले मैती बोलते हैं कि भैया हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो रिजर्वेशन पर भी हमारा अधिकार होना चाहिए। जब हम सिर्फ 10% लैंड में क्यों रहें, हमें हिल्स में भी जगह मिलनी चाहिए। हम भी एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं। क्योंकि नागा ट्राइब्स के लोग बोलते हैं कि भैया मैती ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, वह पावर में भी है, पॉलिटिक्स में भी उनका कंट्रोल है। इनको एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया तो हमारा जमीन ले जाएंगे, हमारे पास बस जमीन के अलावा और कुछ ही नहीं है। यह चीज चली गई तो हमारे पास क्या रहेगा। ये हिल्स हमारी हैं और ये हमारे ही रहने चाहिए। अब इस पूरी डिबेट में एक एक्सटर्नल फैक्टर भी इन्वॉल्व है, म्यांमार से बॉर्डर। इस म्यांमार में पॉलिटिकल हालात मोस्टली खराब ही रहते हैं। वहाँ इसलिए बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट होता है। वहाँ पर आर्मी की सरकार आ गई और ज़्यादा से ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन मणिपुर में बढ़ने लगा। इलीगल इमिग्रेंट काफ़ी ज़्यादा हिल एरिया में ही जाकर बसने लगे। सरकार ऐसे सारे लैंड को इंक्रोचमेंट मानकर जब्त कर रही है और इससे ट्राइबल बिल्कुल खुश नहीं है। उनका मानना है कि सरकार जानबूझकर उन्हें टारगेट कर रही है और उनकी जमीन सरकार कंट्रोल करना चाहती है। इस साल फरवरी में चीजें और ज्यादा इंटेंस हो गई जब सरकार ने फॉरेस्ट डेवलपर्स के लैंड को इंक्रोचमेंट बताकर उनका एविक्टेंस प्रोसेस शुरू कर दिया। लोकल ट्राइबल्स ने गवर्नमेंट के इस मूव को एंटी ट्राइबल एक्टिविटी के रूप में देखा और इस पर काफी प्रोटेस्ट हुआ। यह मामला और भी ज्यादा तब बढ़ने लगा जब इनके कुछ ही दिनों के बाद यानी कि मार्च में थॉमस ग्राउंड पर ट्राइबल लोगों ने गवर्नमेंट के इस डिसीजन के खिलाफ एक रैली निकाली जो नेचुरली वायलेंट क्लासेस में बदल गई, जिसमें 5 लोग इंजर्ड हो गए। इसके रिजल्ट में मणिपुर की स्टेट कैबिनेट ने यहाँ की 2 कुकी बेस्ट मिलिटेंट डाउन यानी कुकी नेशनल आर्मी और कौमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी के साथ जो उनका सस्पेंशन ऑपरेशन चल रहा था उसको विड्रॉ कर लिया। इस एग्रीमेंट में यह था कि भाई कुकी ग्रुप वायलेंस नहीं करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट उन पर कोई एक्शन नहीं लेगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि कुकी ग्रुप्स लोकल ट्राइब्स को लैंड इशू पर भड़का रहे हैं, इसलिए अब इस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट ने और ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस बात को अंडरलाइन किया कि भाई गवर्नमेंट अपने डिसीजन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। या तो कुकी ट्राइब्स के लोग ये अपनी लैंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और जो सरकार है उसमें ज़्यादा लोग मैती कम्युनिटी के, इसलिए इस एक्शन को कुकी वर्सेस मैती वाला जो सेंटिमेंट था उसको और हवा देनी शुरू कर दी। मणिपुर में माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा था। इतने में ही 11 अप्रैल को इम्फाल के ट्राइबल कॉलोनी में 3 चर्चेस को इलीगल कंस्ट्रक्शन बताकर डिमोलाइज कर दिया था। मैंने बताया था नागौर को भी ट्राइब के ज्यादा लोग क्रिश्चियन हैं, तो इस एक्शन को भी कई सारे लोगों ने मैती वर्सेस कुकी वाला रंग देना शुरू कर दिया। इस इंसिडेंट के बस 9 दिन बाद 20 अप्रैल 2023 को
मणिपुर के हाई कोर्ट का एक डिसीजन भी आ गया। मैथी कम्युनिटी के 2013 से कोर्ट में कह रही थी कि हमें एसटी कैटेगरी मिलनी चाहिए। कोर्ट ने इसे सपोर्ट में डिसीजन दिया और गवर्नमेंट को ऑर्डर कहा कि इनकी जो रिक्वेस्ट है उनको कंसीडर किया जाए और 4 हफ्तों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट भेजा जाए। इस इंसिडेंट के बाद जो मैथी वर्सेस कुकी वाला जो वॉल्केनो धीरे धीरे गर्म हो रहा था, उसको टेम्परेचर एकदम पीक पर चला और इस इंसिडेंट के बस 8 दिन बाद यानी 28 अप्रैल को मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को जाना पड़ा चूड़ाचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जिम इनॉग्रेशन करने के लिए। इस इनॉग्रेशन के सिर्फ एक दिन पहले यानी 27 अप्रैल को इस जिम में प्रोटेस्ट ने आग लगा दी। पब्लिक मीटिंग वेन्यू को भी पूरा तहस नहस कर दिया। अब इसके बाद इस एरिया में सेक्शन 144 लग गया। इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई। चूड़ाचंद्रपुर जैसे ट्राइबल डोमिनेंट 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ नॉन ट्राइबल वाले 5 और डिस्ट्रिक्ट में भी कर्फ्यू लगा दिया गया। मतलब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे वॉल्केनो से लावा रिसना शुरू हो चुका और इस वॉल्केनो का लावा फटकर बाहर निकला। 3 मई इस दिन एक ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर के एक ट्राइबल सॉलिडेटरी मार्च का आयोजन किया जिसमें 60,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए और यह रैली जब चूड़ाचंद्रपुर के अर्बन एरिया में आगे होते हुए गुजर रही थी तब इसमें वायलेंस शुरू हो गई। इस दौरान अलग अलग जगहों पर मैथी और कुकी लोगों के बीच में दोनों ही कम्युनिटी के लोगों के घर में क्लैशेस काफ़ी बड़े लेवल पर हुए। यहाँ पर कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले एक बीजेपी एमएलए पर भी अटैक किया गया जिसमें उसके ड्राइवर की डेथ हो गई। न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3 मई को जो इंसिडेंट हुआ उसमें 60 लोगों की डेथ हुई और 1700 से भी ज़्यादा घरों को जला दिया गया और 5 मई लगभग 30,000 लोगों को वायलेंस वाले एरिया से इवैक्यूएट किया गया। 4 मई को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मणिपुर में आर्टिकल 355 नोट करते हुए यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन को टेक ओवर कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी वायलेंस लगातार जारी था। आज 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है और इस पूरे इंसिडेंट में 140 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और 300 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। करीबन 50,000 लोग अपनी अपनी जगह से डिस्प्ले हो चुके हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इस वीडियो में मैंने बार बार मैथी और कुकी कम्युनिटी के टेंशन को वॉल्केनो से कंपेयर किया है और मैंने अभी तक आपको यह भी एक्सप्लेन नहीं करा कि मणिपुर की जो वॉर पहले हुई थी उसका इस करंट क्लैश में क्या रिलेशन है। ये जो क्लैश है ये वॉल्केनो जैसे इसलिए है क्योंकि इनकी हिस्ट्री या एसटी कैटेगरी लैंड इशू इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा डीप है। अभी इस सब चीज़ों को पूरी तरह एक्सप्लेन करने के लिए पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि पूरी सिचुएशन और क्या है और आगे गवर्नमेंट क्या फैसला करने वाली है और कुछ चीज़ें और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि एक वीडियो जो ट्विटर पे वायरल हुआ उसके पीछे की पूरी कहानी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रही है, क्या चीज़ होने वाली है, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने वाली है, उस सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूँगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसको समझना इतना आसान नहीं है या इतना आसान नहीं है कि गवर्नमेंट एक दिन में इस सब चीज़ को सॉल्व कर सके क्योंकि ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है। तो इसको सॉल्व करने में कुछ समय लगेगा जिसके लिए गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना शुरू करना पड़े। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए, जल्दी हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा और हम उसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो धन्यवाद आज का ये वीडियो देखने के लिए।